Let's start, and people may join during our discussion. I'm Atikur Rahman, and I'm a part of PAC as a visiting faculty member for the last 4 5 years, taking courses of business management at CAF level and CFAP level. Uh, Currently, I am a student of PhD from LUMS Lahore. Apart from that, I'm also serving as a permanent faculty member in a public sector university, again in Lahore. सी फैब की 3 attempts हो चुकी हैं, and since July 2016, when we prepared the students for the first attempt, which was in December 2016, I am taking this course at PAC. Or over the course of time, over the 3 attempts, things have been refined to much extent. चीज़ें बहुत clear हो गई हैं, बहुत कुछ clarify हो गया है in terms of examiner's approach towards evaluating the student, uh, examiner's approach towards this textbook. So many things are now, getting clear as the attempts are passing. So December 17 की जो attempt थी, that was one of the most refined attempt of this paper. ये वर्क साहब, ये एक सबसे रिफाइंड अटेम्प्ट थी इस सब्जेक्ट की। पहली जो 2 अटेम्प्ट थी, दोज वर क्वाइट इमैच्योर इन अ सेंस कि उसमें एग्जामिनर को शायद खुद भी क्लियर नहीं था कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछने हैं पेपर में। लेकिन दिसंबर 17 के अंदर एग्जामिनर का जो उसमें इंटेंट था और जो उसका स्टांस था क्वेश्चंस को पूछने का, दैट वाज वेरी मैच्योर। बहुत इफेक्टिवली डिफरेंट टॉपिक्स को टेस्ट किया गया पेपर में और बहुत थॉरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इवैल्यूएट किया गया। तो दैट वाज समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि यू विल डेफिनेटली बी लर्निंग अ लॉट, और चैलेंज इस सेंस में है कि आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं, दे आर गोइंग टू बी मोर ट्रिकी, दे आर गोइंग टू बी मोर इन डेप्थ, दे आर गोइंग टू बी मोर कंसेप्चुअल, ठीक है जी। सो बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी इज आवर सब्जेक्ट. दिस इज द थर्ड मॉड्यूल इन योर CFAP लेवल. आपके CFAP लेवल का ये तीसरा पेपर है, और इस एग्जामिनेशन के अंदर, इस पेपर के अंदर हम बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटजी. हम स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ बिजनेसेस वर्क around defining a strategy, then determining what strategy they should opt for, and then implementing the strategy. ठीक है. So today we are going to start with the basic grid of the subject. आपकी किताब, अच्छा, आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है. यू डोंट नीड एनी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट. हाँ ठीक है, पास पेपर्स के क्वेश्चंस को आप रिव्यू कर सकते हैं, किट को आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई एडिशनल स्टडी टेक्स्ट नहीं चाहिए आई कैप के टेक्स्ट के साथ. ये बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है और पूरा पेपर पिछली तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर इसी स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि कहाँ से पढ़ना है, तो आई कैप ने आपको एक डिफाइंड रोड मैप दे दिया है. आई कैप ने आपको एक पूरा सब्जेक्ट बंद करके दे दिया है किताब के अंदर, एंड दिस इज द प्राइम टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो. हाँ, एडिशनल रीडिंग्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. एडिशनल रीडिंग्स के लिए मैं भी कुछ आपको मटेरियल्स देता रहूँगा. आई विल आल्सो बी गिविंग यू सम रीडिंग मटेरियल, बट स्टिल आपका प्राइम फोकस आई कैप के टेक्स्ट पे रहेगा. बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रिड, द सिलेबस ग्रिड. किसी भी सब्जेक्ट की ग्रिड अगर आपको समझ आ जाए, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू grasp the subject and understand the important key areas of the subject. तो ग्रिड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस किताब को 20 चैप्टर्स में और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. This is your grid, you see. So this subject is divided in 5 main parts and 20 chapters, ठीक है. और हर पार्ट अपने अपने एंड पे एक वेटेज कंट्रीब्यूट करता है एग्जामिनेशन में. अच्छा, सो फार पिछली तीनों अटेम्प्ट्स में ये देखा गया है कि एग्जामिनर ग्रिड को बहुत प्रिसाइजली फॉलो कर रहा है. जो वेटेज हर पार्ट में एलोकेटेड है, उसी ब्रैकेट में एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है, you see. So that is very positive for the student कि स्टूडेंट ऑलरेडी नोज कि HR में से कितने परसेंट पेपर आएगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में से कितने परसेंट पेपर आएगा, IT में से कितने परसेंट पेपर आएगा, मार्केटिंग सप्लाई चेन में से कितने परसेंट पेपर आएगा. तो you have a clear cut indication
that what type of questions are going to be asked from each of the part. हर part में से किस किस किस्म का सवाल आपसे किया जाएगा पेपर में. You see, so 20 chapters हम divide करते हैं इन 5 areas में. पहला part है formulating and implementation of strategy. स्ट्रैटेजी से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. आज की डिबेट भी हम स्ट्रैटेजी से ही शुरू करेंगे. स्ट्रैटेजी जो है दैट इज द कोर ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी एक प्रोसेस का नाम है, एक कोर्स ऑफ एक्शन का नाम है, एक तरीका कार का नाम है, एक लाहे अमल का नाम है. स्ट्रैटेजी इज अ प्रोसेस, अ कोर्स ऑफ एक्शन, अ वे in which an organization is able to achieve their goals and long term objectives. तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को रिव्यू करेंगे. हाउ स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड. फर्स्ट 7 चैप्टर्स इस पार्ट को डेवलप करते हैं, प्लस इसके अंदर 14 से 17. सो टोटल 11 चैप्टर्स जो हैं दे कंसोलिडेट इन दिस पार्ट. फर्स्ट 7 चैप्टर्स आर प्योरली बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. अभी हम आज डिस्कस करेंगे 3-pillar pyramid of strategic management process: strategy position, strategy choice and strategy implementation. इसे हम 3-pillar pyramid कहते हैं. strategic management process कहलाते हैं. इसे हम आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. that is strategic management process, a combination of strategic position, knowing your current position, what choices do you have, what options a firm might have and how they are going to implement the strategy. तो पहले 7 चैप्टर्स इस पिरामिड को डिस्कस करते हैं. पहले 5 चैप्टर्स 1 to 5 पोजीशन को डिफाइन करते हैं. 6 चैप्टर चॉइसेस के ऊपर है. 7 चैप्टर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. ठीक है. देन वी हैव सम अदर सप्लीमेंट्री कोर एरियाज जो स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं. उसमें रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, और उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, प्रोजेक्ट. तो ये 14 से 17 चैप्टर्स जो हैं ये इन 3 एरियाज को डिस्कस करते हैं. रिस्क को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को. तो पहले 11 चैप्टर्स, फर्स्ट 7 चैप्टर एंड देन 14 to 17 चैप्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्ट योर पार्ट ए ऑफ द ग्रेड. ये पार्ट ए है आपका, दिस इज पार्ट ए. ठीक है. and it contributes up to 35 to 40% marks in your paper. पेपर में इसमें से 35 to 40% वेटेज आती है. ठीक है. और ये मैंडेटरी है, लाजिम है. आईटी मैक मॉड्यूल ई में एक सब्जेक्ट हुआ करता था. ट्रांजिशन फेज चल रही है उसकी, बस मतलब एक आधी और अटेम्प्ट रह गई है. आईटी मैक को एलिमिनेट कर दिया गया है और आईटी मैक की जगह आईटी को बिजनेस का हिस्सा बना दिया गया. इस वो लोग जिन्होंने कैफ पढ़ी है, अपने कैफ लेवल को स्टडी किया है, उन्होंने बीएमबीएस पढ़ी है कैफ में, तो उन्होंने देखा होगा कि बीएमबीएस के अंदर भी आईटी का एक चैप्टर मौजूद है. आईटी को आजकल वैसे भी बिजनेस का इंटेग्रल पार्ट समझा जा रहा है. आईटी इज थॉट टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आईटी के बगैर वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है. और आप देखें, एक छोटे से ग्रोसरी शॉप से लेकर हाइपरस्टार तक की एग्जांपल लें तो आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हर जगह पे मिलता है ना. Every organization are now having computers, they are now having softwares, databases. IT हर जगह पे मौजूद है. इंटरनेट यूजेज फॉर एग्जांपल. तो IT को अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया है उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का. ठीक है. एंड फॉर दैट पर्पज हम भी IT को एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, एज अ पूरा पार्ट पढ़ेंगे. 10th चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का. एक चैप्टर 15 से 20 नंबर कंट्रीब्यूट करता है आपके एग्जाम में. Only one chapter and it contributes up to 15 to 20% marks in your examination. ठीक है. Human resource management, very important pillar of business. HR. HR के बगैर दुनिया का कोई बिजनेस काम नहीं करता. HR के बगैर दुनिया का कोई बिजनेस कामयाब नहीं होता. Without human resource management, you can't work. HR के ऊपर हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे. HR के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं: ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर रिलेशंस. ह्यूमन रिसोर्स के बहुत सारे कोर एरियाज हैं. हम एचआर के 3 एरियाज को एड्रेस करेंगे. 11 चैप्टर बात करेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, 12 चैप्टर बात करेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, और 13th चैप्टर में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की, अप्रेज करना परफॉर्मेंस को, टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल. तो 3 चैप्टर्स हैं और 15 to 20% मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पेपर में. देन वी हैव द 4th पार्ट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन.
अच्छा, मॉड्यूल ई के बिजनेस मैनेजमेंट में और सी फैप के बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिफरेंस है। लाइक द कोर्स कंटेंट हैज बीन स्लाइटली इंक्रीज्ड। मॉड्यूल ई के कंपैरिजन में सी फैप का जो बिजनेस मैनेजमेंट है इसके कंटेंट को स्लाइटली बढ़ा दिया गया है। इसका जो कंटेंट है वो 30% तक इंक्रीज कर दिया है आई कैप ने, और टॉपिक्स की जो डेप्थ है वो भी बढ़ा दी है। टॉपिक्स आर नाउ मोर इन डेप्थ, टॉपिक्स आर नाउ मोर इंसाइटफुल। टॉपिक्स में अब डेप्थ भी ज़्यादा है, टॉपिक्स में इंसाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केटिंग तो मॉड्यूल ई में भी था, काफ़ी थॉरो पार्ट है। सप्लाई चेन इज अ न्यूली एडेड पोर्शन। सप्लाई चेन पहले नहीं था, आईटी पहले नहीं था, आईटी का जो पोर्शन है ये पहले नहीं था, तो ये 30% वेटेज बढ़ा दी है कोर्स। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर मेनली दो चैप्टर्स हैं, 8 और 9, और कुछ मार्केटिंग का जो पोर्शन है वो बाकी चैप्टर्स में भी स्कैटर्ड है। क्योंकि जब आप पोजीशन एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको मार्केट को समझना होता है, यू वांट टू अंडरस्टैंड योर मार्केट, योर कस्टमर्स, तो कुछ मार्केटिंग का पोर्शन यहाँ कवर होगा। जब आप रिस्क की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपने मार्केट ओरिएंटेशन करनी होती है, कुछ मार्केटिंग का पोर्शन वहाँ पे कवर होगा। तो मार्केटिंग का पोर्शन थोड़ा सा स्कैटर्ड है, अदरवाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट 9 चैप्टर में है। देन वी हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, 18 से लेकर 20th चैप्टर। 18 चैप्टर एंड 19 चैप्टर ये एथिक्स के ऊपर है, और 20th चैप्टर सीएसआर के ऊपर। आजकल वैसे ही बहुत काम हो रहा है सीएसआर के ऊपर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक इदारे की अपने मुआशरे की तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, और वो इदारा मुआशरे की तरफ अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करता है। What is the key responsibility of an organization to its society? It determines its corporate social responsibility. And to what extent the organization is capable of satisfying that responsibility, it is an important question. ठीक है, that's a very important question. तो सीएसआर पे बड़ा काम हो रहा है आजकल, और इसीलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बना दिया गया है। पहले भी था खैर, मॉड्यूल ई के कंटेंट में भी सीएसआर होता था। So this is how your subject is divided and this is how your grid is completed. You see? तो 20 chapters को हम इस तरह से divide करते हैं, first 7 chapters and 14 to 17, 11 chapters, like more than 50% of the text is covered in this part. 55% text आपका 35 to 40% contribute करता है पेपर में, ठीक है। और अगर आप ये गौर फरमाएं, एक चैप्टर ये है 10 चैप्टर, और ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर मीन दिस इज 20% ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का 20%, और ये 20% 30 to 40 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है कलेक्टिवली। सो जस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू पार्ट्स, एचआर एंड आईटी, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव योर प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, कि किन टॉपिक्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोरी, किन टॉपिक्स में मेमोरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्वियसली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपका जो सब्जेक्ट है इसको एग्जामिनर 3 डायमेंशंस में टेस्ट करता है। पेपर बीएमएस का जो पेपर है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में होता है बिजनेस के सब्जेक्ट्स के अंदर खास तौर पे, कि वेदर इट इज क्रैमिंग अलोन, क्या सिर्फ रटा मारना है, क्या सिर्फ जबानी याद करना है, क्या ये तकरीबन 700 पेजेस की जो बुक है ये जबानी याद करनी है। तो नहीं, इसका जवाब है नो। पूरी किताब नहीं रटनी है आपने, पूरी किताब को आपने क्रैम नहीं करना, आपने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ चलना है। एग्जामिनर का इस सब्जेक्ट के हवाले से 3 एरियाज पे फोकस होता है। फर्स्ट इज नॉलेज। एग्जामिनर पेपर में आपका नॉलेज टेस्ट करता है, नॉलेज से मुराद है आपकी मेमोरी टेस्ट करता है, बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकेंडली, एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है। और थर्ड, एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन टेस्ट करता है। और आपने भी अपने आप को इन्हीं 3 एरियाज में प्रिपेयर करना है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन दीज 3 एरियाज। यू मस्ट बी एबल। अच्छा, ड्यूरिंग द डिस्कशन कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो चैट बॉक्स अवेलेबल है, और इफ़ यू फील के क्वेश्चन लेंथी है, चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाएंगे, तो यू कैन जस्ट राइट के आपको मैं अनम्यूट कर दूं, क्योंकि म्यूट करने का पर्पज़ ये है कि डिस्टॉर्शन ना हो, वरना अगर एक माइक भी अनम्यूट है तो बाकी डिस्टॉर्ट होते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव 2 ऑप्शंस अवेलेबल। इफ़ अ क्वेश्चन इज अ शॉर्ट वन, क्रिस्प क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स यूज़ करें। इफ़ यू बिलीव कि नहीं क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा आपको मुझे, तो जस्ट आस्क मी टू अनम्यूट यू, आई विल डू दैट एंड देन यू विल पुट योर क्वेश्चन, ताकि बाकी सारे भी आपको सुन सकें और वो भी उस क्वेश्चन से मुस्तफीद हो सके। ठीक है,
तो डोंट वेट टिल द लेक्चर टू बी एंडेड एंड देन कि मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे ही सवाल आए सवाल करें प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ओके, सो दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज मेकिंग दिस सब्जेक्ट लर्नफुल। और हमने भी इन 3 एरियाज पे काम करना है। अलोन मेमोरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अलोन कॉन्सेप्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ना सिर्फ रटा मार के आप कामयाब हो सकते हैं, और ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके कामयाब हो सकते हैं। इट्स अ हाइब्रिड लर्निंग। ये एक हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म है, दैट्स अ हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म। और इस हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म के अंदर आपने भी मेमोरी को भी सामने रखना है और कॉन्सेप्ट्स को भी सामने रखना है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रिड एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक अलोंग दिस सब्जेक्ट। और हमारा जो सब्जेक्ट है, स्पेशली दिस बुक इज वेरी प्रिसाइज। और ये बुक जो है इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा क्लियर है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे बात करेंगे। दिस पिरामिड इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। पहले 7 चैप्टर्स में हम ये वाला पिरामिड कंप्लीट करेंगे। इन द फर्स्ट 7 चैप्टर्स वी विल बी कंप्लीटिंग दिस पिरामिड। यू सी, first 5 chapters will talk about position, 6 chapters will talk about choice and 7 chapter will talk about implementation। पार्ट ए जो है आपकी ग्रिड का, उसका पहला पोर्शन है ये 7 चैप्टर। दूसरा पोर्शन है उसका 14 to 17 चैप्टर। इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे, और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। हमारा जो कोर्स को लेके चलने का तरीका कार है वो ये होता है, जो फॉर्मेट मैं फॉलो करता हूँ उसमें पहले हम फर्स्ट 7 चैप्टर्स को रिव्यू करेंगे ताकि हमें ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए, क्योंकि ये बुनियाद है बिजनेस की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वंस वी आर डन विद फर्स्ट 7 चैप्टर्स, फिर हम जंप करेंगे एचआर के पोर्शन पे। हम एचआर का पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे। जब हम एचआर कर चुके होंगे फिर हम आईटी पे वापस आएंगे, आईटी को डिस्कस करेंगे। वंस वी आर डन विद आईटी देन वी विल जंप ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दैट इज 14 एंड 15 चैप्टर। जब हम ये भी कर लेंगे फिर हम जाएंगे रिस्क के ऊपर, 16 एंड 17 चैप्टर। और रिस्क करने के बाद एंड पे हम सीएसआर और एथिक्स को करेंगे, दैट इज 18th to 20th चैप्टर। सो हमारे टोटल 20 चैप्टर्स इस सीक्वेंस में चलेंगे। पहले 7 चैप्टर्स, हाँ इसमें सीएसआर और एथिक्स से पहले मार्केटिंग और सप्लाई चेन 8 और 9 से पहले करेंगे, ठीक है। दिस इज मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन, ये मिस हो गया, मार्केटिंग प्लस सप्लाई चेन। तो पहले हम 7 चैप्टर्स करेंगे, फिर हम एचआर करेंगे पूरा फंक्शन, फिर हम आईटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट और प्रोडक्ट पे जाएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट रिस्क, then we'll talk about supply chain and marketing, and then at last we are going to talk about CSR and ethics, ठीक है। मैं कोर्स कवरेज प्लान भी आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। बाय टुमारो आई विल बी शेयरिंग अ कोर्स कवरेज प्लान, ताकि आप मेरे साथ सेम पेज पे हो और आपको पता हो कि किस किस लेक्चर में, वो लेक्चर वाइज कोर्स कवरेज प्लान मैंने बनाया है। तो यू विल बी नोइंग प्रायर टू द लेक्चर कि आज के टॉपिक में, आज की क्लास में क्या टॉपिक्स डिस्कस होने हैं, ठीक है जी। So that will be very helpful for you. Okay, so let's enter the world of strategy. Strategy is something that, और ये you will realize कि ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ सी फैप का एक पेपर नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट जो है ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी फर्म में पिछले 1.5 साल में कर रहे हैं। सिर्फ आपको टर्म्स का नहीं पता, सिर्फ आपको क्लैरिटी नहीं है इतनी चीज़ों की, लेकिन काम वही है जो भी आप और हम जब साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सब कुछ तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, ठीक है ना। बट द मेन थिंग इज दैट यू विल नाउ बिकमिंग एबल टू गिव दीज कॉन्सेप्ट सम नेम, सम क्लैरिटी, सम स्ट्रक्चर, सम लॉजिक विल बी डेवलप्ड, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है,
स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और एक इदारे का मिशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी बेसिक चैप्टर, और ये बुनियादी चैप्टर जो है ये आपको स्ट्रेटजी के लेवल्स बताएगा। ये बताएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमने एक पिरामिड के पिलर्स बनाए हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इदारे का पर्पस क्या होता है, इदारा दुनिया में क्यों काम करता है, व्हाट इज द मेन रीजन, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव की हायरार्की क्या होती है। फिर किसी भी बिजनेस के साथ स्टेक होल्डर्स का कनेक्शन क्या होता है, ये वाहिद टॉपिक है इस चैप्टर का, ये वाला और मिशन वाला। ये दो टॉपिक्स पेपर में अब तक आ चुके हैं। लास्ट टाइम इंटेंडेड और इमर्जेंट स्ट्रेटजी में सवाल आया था दिसंबर 17 में इमर्जेंट और इंटेंडेड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्यूचर बेसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इवॉल्विंग डोमेन है आजकल। So first chapter is a very introductory chapter. This chapter will make you brush through different concepts of the word strategy. So let's enter into the world of strategy. Let's define this word strategy. अच्छा, हर चैप्टर के शुरू में कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए। आई स्ट्रांगली एंडोर्स कि आप ये लर्निंग आउटकम जरूर पढ़ा करें, और ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इनको साथ साथ आपकी ग्रिड के साथ भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि ये लर्निंग आउटकम जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के किसके साथ डील करें। फॉर एग्जांपल, दिस इज फॉर्मुलेशन, दिस इज चॉइस एनालिसिस, दिस इज चॉइस। ठीक है, तो साथ साथ आपको ये भी पता लगता जा रहा है कि ग्रिड के मुताबिक ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रांगली एंडोर्स के चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ग्रिड को जरूर देखा करें, सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर दिस चैप्टर इज गोइंग टू लीड यू, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। गॉट इट? क्लियर सो फार? ओके, अभी तक कोई एम्बिगुइटी, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिटी चाहिए सब्जेक्ट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, किसी भी चीज़ में कोई एम्बिगुइटी हो? ऑनलाइन की क्लास पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स को कि यू विल बी हैविंग और यू विल बी मेड अवेलेबल ऑफ द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, तो रेगुलर क्लास में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, कि जो रेगुलर आप आके, बल्कि आपके जो जो दोस्त अहबाब एनरोल्ड हैं फाइनेंस की क्लासेस में, आप उनसे ज़रूर ये डिस्कस भी करें, क्योंकि मैं देखा था व्हाट्सएप के ऊपर क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो नियर टू 50 है, अराउंड 47-48 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, लेकिन स्टिल जो अवेलेबिलिटी है अभी क्लास के अंदर वो उसका हार्डली 7% भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो स्ट्रांगली एंडोर्स के रेगुलर क्लासेस, लाइव प्रेजेंस क्लासेस में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग तो आप सुन ही लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग से वो इंसाइट नहीं आप गेन कर सकते जो आप रियल टाइम लर्निंग में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो द वर्ड स्ट्रेटजी, डिफाइनिंग स्ट्रेटजी एंड द लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज अ बज वर्ड, ये एक बज वर्ड है। बज वर्ड कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो उर्फ़े आम होता है। उर्फ़े आम से क्या मुराद है? एवरीबडी यूजेस दैट वर्ड, हर कोई उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है, लेकिन उस लफ्ज़ का मतलब किसी किसी को पता होता है। तो ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, हम इस लफ्ज़ को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। स्ट्रैटेजी को, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, पेपर पास करने की स्ट्रैटेजी बताओ। क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो ये कैप्टन ने अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं खेली। इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। स्ट्रैटेजी को हम 3 ऑथर्स की डेफिनेशन के मुताबिक देखेंगे। बिजनेस एनालिसिस जो है, दैट इज ऑल अबाउट नोइंग अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, मेकिंग चॉइसेस एंड पुटिंग चोजन इनटू एक्शन, चोजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पिरामिड: पोजीशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इसके तीनों के कलेक्शन को कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। आपने स्टार्ट कर दिया है, और बिजनेस एनालिसिस के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो एक वर्ड कॉमन है: स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। तो यहाँ से फिर हम एक लफ्ज को निकालते हैं, और वो लफ्ज है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का जो लफ्ज है ये डिबेट में आया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आर्मी की जो टेक्निक्स थी, द वे डिफरेंट आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉट, दे एजुकेटेड द बिजनेस वर्ल्ड अ लॉट। उन्होंने बड़ा सिखाया बिजनेस वर्ल्ड को। बहुत सारी आपकी स्टैट्स, आपकी इकोनॉमिक्स जो है ये आर्मी के कॉन्सेप्ट से निकली है। अकल भी कहते हैं, अकल इज समथिंग बियॉन्ड दैट। अकल हो तो स्ट्रेटजी बनती है बेसिकली। ठीक है ना, अकल जो है वो रैशनल है, उसे रैशनल अप्रोच कहते हैं। रैशनैलिटी हो तो आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अकल इज कंपेयर्ड विद रैशनैलिटी, रैशनल होना।
एक होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल होना, कि आप बेअकल हो कि आप एक काम बस कर रहे हैं विदाउट एनी इन डेप्थ थॉट. स्ट्रेटजी इज गुड व्हेन यू आर रैशनल इन योर प्रोसेस. ठीक है. तो स्ट्रेटजी का जो लफ्ज है ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी कॉमन हुआ था, और आपकी किताब में 3 डेफिनेशन है स्ट्रेटजी की, वन बाय शैंडलर, वन बाय पीटर ड्रकर एंड थर्ड बाय JSW, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन. आसान तरीन अल्फाज में स्ट्रेटजी बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाने का और उनको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाने का नाम है. और उसमें फिर आप रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हैं, वट एवर रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू रीच दैट गोल. सो स्ट्रेटजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन. ये कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं. यू एस्टैब्लिश योर लॉन्ग टर्म गोल्स and then you adopt a course of action to achieve those long term goals by allocating various resources. फिर आप मुख्तलिफ resources allocate करके उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेटजी. इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी का जो लफ्ज है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. हमारा बिजनेस क्या है, हाउ कैन वी क्रिएट कंपैटिटिव एडवांटेज फॉर एग्जांपल. पीटर ड्रकर डिफाइन करता है स्ट्रेटजी को. अब देखिए पीटर ड्रकर जो है वो शैंडलर की डेफिनेशन में कुछ ऐड करेगा. वो क्या ऐड कर रहा है, वो इसमें एनवायरनमेंट को ऐड कर रहा है. कहते हैं एक इदारा जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को एस्टैब्लिश करता है जिससे वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकता है. बट एवरीथिंग दे डू दे हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द एनवायरमेंटल चेंज. आज से 5 साल पहले अगर एक इदारे ने एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की और कामयाब हुआ, आज अगर वो इदारा वही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेगा तो शायद कामयाब ना हो सके, क्योंकि 5 सालों में हालात बदल चुके होंगे, एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी होगी, कस्टमर्स के इंटरेस्ट चेंज हो चुके होंगे, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी होंगी. ठीक है ना. सो दिस डेफिनेशन इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स. वो कहते हैं स्ट्रेटजी एक्टिविटीज हैं, फिर उन एक्टिविटीज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. इनिशियली ऑथर्स ने कहा था कि स्ट्रेटजी सिर्फ लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन फिर मॉडर्न ऑथर्स ने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसके लेवल्स होते हैं. लॉन्ग टर्म भी होती है, मीडियम टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है. लेकिन जो शुरू वाले ऑथर्स थे, लाइक इन द मिड 20th सेंचुरी, पीटर ड्रकर फॉर एग्जांपल, शैंडलर, ठीक है. तो पीटर ड्रकर ने कहा, दिस इज इंपॉर्टेंट, पीटर ड्रकर ने कहा कि एनवायरनमेंट जो है एक बिजनेस की वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है. तो स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी रिजिड और अनचेंजेबल. स्ट्रेटजी को भी चेंज होना चाहिए. एक टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज से 30 इयर्स बैक जब टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर किया करती थी, आज अगर वो कंपनी कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड्स नहीं बनाती तो मार्केट में नहीं होगी. क्योंकि 30 इयर्स पहले, 30 साल पहले, typewriters might be a very good product for the industry, but nowadays because computers have replaced typewriters, तो आजकल कीबोर्ड अच्छे होने चाहिए. Getting the point? So for any organization, your strategic plan is very important. Your strategic plan, अभी हम आगे जाकर प्लान को डिफाइन करते हैं. प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है. प्लान इज एन एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट which tells you what type of strategy you have in your mind. तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है. लाइक जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको आप स्ट्रेटेजिक प्लान में डालते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ टूल टू कम्युनिकेट योर स्ट्रेटजी विद योर स्टेक होल्डर्स. स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ये आपकी स्ट्रेटजी को आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करवाता है. और ये इन क्वेश्चंस के आंसर देता है. वेयर आर वी नाउ, अभी हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं. Where we want to be in next 5 years, how do we get there, how large the company will be, what will it be doing, where will it be operating. ये वो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक आंसर्स हैं जो आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान में देते हैं. सॉरी. because class time is 8 to 9:30. Okay, so the most comprehensive definition of strategy is given by
JSW जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन, ये तीन लोग हैं बेसिकली, दीज आर थ्री पीपल। JSW ने एक किताब लिखी एक्सप्लोरिंग कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और इस किताब में, ये बड़ी मजे की बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जस्ट फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑन द वर्ड स्ट्रेटजी इटसेल्फ, तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में आप समझ लें कि इन्होंने सिर्फ स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के लिए 800 सफ़े लिखे। दे डिफाइन दिस वर्ड स्ट्रेटजी इन 800 पेजेस, इतना इन डेप्थ वर्ड है ये स्ट्रेटजी। अच्छा, शैंडलर ने कहा कि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करने का और अचीव करने के प्रोसेस का नाम है विद ऑल द रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड। पीटर ड्रकर ने कहा कि स्ट्रेटजी चेंज होती है विद द एनवायरनमेंट। जेएसडब्ल्यू ने सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी। जेएसडब्ल्यू ने कहा कि स्ट्रेटजी कोर्स ऑफ एक्शन भी है, लॉन्ग टर्म भी है, इदारे के गोल्स को आप अचीव करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कन्फिगर भी करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, एंड स्ट्रेटजी इज समथिंग, इसमें इनकी डेफिनेशन में दो दो एडिशनल बातें। नंबर वन, स्ट्रेटजी इज समथिंग दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ योर कंपैटिटिव एडवांटेज। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड कंपैटिटिव एडवांटेज? हम वैसे तो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इस एक लफ्ज के ऊपर, 5th चैप्टर हमारी किताब का इस एक लफ्ज के ऊपर है जिसे कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। ठीक, कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है? सुपीरियॉरिटी अ फर्म हैज ओवर अदर्स, एक इदारे के पास क्या सुपीरियॉरिटी है जो किसी और के पास नहीं है, इसे कहते हैं उसका कंपैटिटिव एडवांटेज, इज नोन एज देयर कंपैटिटिव एडवांटेज। ठीक है, दैट व्हाट सुपीरियॉरिटी अ फर्म हैज व्हिच अदर्स डोंट हैव, इट इज नोन एज कंपैटिटिव एडवांटेज। और दूसरा इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी का जो प्राइम मकसद होता है दैट इज टू फुलफिल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रेटजी मीन्स टू सेटिस्फाई स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ ओनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना नहीं होता, बल्कि जब एक बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी बनाता है तो उसका प्राइम पर्पस क्या होता है? ब्रॉडेस्ट लेवल पे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को समझे और उसको सेटिस्फाई करे। तो शैंडलर जो है, इसने दो नए एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। पहला एस्पेक्ट इसने कहा कि एन एंटरप्राइज मस्ट बी एबल टू यूज देयर रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू क्रिएट अ कंपैटिटिव एडवांटेज। और दूसरा एस्पेक्ट इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी इज नॉट समथिंग ओनली कंसर्न्ड विद शेयर होल्डर,